हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको अल्टरनेट डेज पर रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जाता है और अभी तक आपको 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 12वां प्रैक्टिस सेट है, तो जिन लोगों ने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे प्रैक्टिस सेट को एक साथ देख सकते हैं। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हिंदी के, इसके अलावा जीके जीएस कंप्यूटर और उत्तराखंड के क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। जिस पैटर्न पर आपका आगामी क्वेश्चन पेपर आयोग के द्वारा बनाया जाएगा, उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा बनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिए, इनमें से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है साटिका। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो देखिए, निंदा का सही विलोम शब्द है इनमें से स्तुति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतज्ञंद, सुमुखी, सुंदरी आदि किसके भेद हैं। तो देखिए, मतज्ञंद, सुमुखी, सुंदरी ये भेद हैं किसके, सवैया के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मतज्ञंद, सुमुखी, सुंदरी आदि सवैया छंद के भेद हैं। 22 से 26 वर्णों के चरण वाले छंद को सवैया के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए, 22 से लेकर 26 वर्णों के चरण वाले छंद को सवैया के नाम से जाना जाता है। और इन भेदों कौन कौन से, मतयंग, सुमुखी, सुंदरी भेदों के अतिरिक्त इसके अन्य भेद भी हैं, जैसे कि आपका मदिरा हो गया, दुर्मिल, किरीट, गंगोदक, मालती, ये सभी भेद है किसके, सवैया के। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन पंक्तियों में है आपका अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जो आपके दी गई पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में मौ और सौ, आप देखेंगे यहाँ पे मौ और सौ जो वर्ण है, इनकी आवर्ती हो रही है। तो मौ और सौ वर्ण की आवर्ती के कारण इसमें है अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ पर किसी वर्ण की आवर्ती होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से विदेशज शब्द कौन सा है। तो देखिए, इनमें से विदेशज शब्द है आपका अमीर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यह किस भाषा से आया हुआ है, अरबी भाषा से। अरबी भाषा का ये शब्द है जो कि हिंदी में आया है। अगला क्वेश्चन देखें, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इनमें से सम उपसर्ग से बना शब्द है आपका संगम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संगम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, सम धन गम। सम धन गम इसका संधि विच्छेद होता है, तो इसमें है सम उपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो देखिए, लोहा मानना इसका सही अर्थ हो जाएगा प्रभाव स्वीकार करना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और
तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो देखिए यहाँ पे जो वाक्य दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो देखिए यहाँ पे आपका त्रुटि वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है कि एक दुष्ट आदमी साधु। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए इसमें त्रुटि कैसे है, यहाँ पे देखिए की जो है ये यहाँ पे कौन सा की प्रयुक्त होना चाहिए, ये वाला की होना चाहिए ना, कि एक दुष्ट आदमी साधु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे की दिया हुआ है आपका, तो ये हो जाएगा आपका त्रुटि वाला पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का एक पर्याय नहीं है। तो देखिए सर्प का एक पर्याय नहीं है व्याघ्र। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है। तो देखिए चौमासा में समास है आपका द्विगु समास, लेकिन आप एक चीज याद रखें कि समास जो है आपके सिलेबस में नहीं है, एक आध क्वेश्चन इसमें ऐड हो गए हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि शुष्क का विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, आर्द्र। आर्द्र जो होता है ये शुष्क का विलोम होता है। आर्द्र मतलब होता है क्या, गीला, जबकि शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखा। ये ध्यान रखेंगे। तो सूखा का विलोम होता है गीला, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कड़वाहट शब्द में प्रत्ययी है। देखिए कड़वाहट शब्द में प्रत्ययी कौन सा हो जाएगा। प्रत्ययी मैंने बताया था आपको हिंदी वाली क्लास में कि प्रत्ययी जो होते हैं वो शब्दों के एंड में लगते हैं। तो देखिए इसमें बताना है कि कड़वाहट में कौन सा प्रत्ययी हो जाएगा, आहट प्रत्ययी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। कड़वाहट शब्द में आहट प्रत्यय है जो कड़वा विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वधूत्सव के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। तो देखिए वधूत्सव के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, वधूधन उत्सव। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये किस संधि का उदाहरण है ये भी पूछा जा सकता है, ये है दीर्घ संधि का उदाहरण। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका वधु में देखिए कौन सा यहाँ पे स्वर है, वधु में है आपका बड़ा ऊ है और यहाँ पे है छोटा ऊ। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ के मिलने से यहाँ पे क्या बन गया है, बड़ा ऊ बन गया है। तो यहाँ पे आपका ये दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस रस में प्रायः किसी साधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है। तो देखिए किस रस में, इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत रस में। अद्भुत रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विरक्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुरक्ति शब्द का विपरीत जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विरक्ति। तो यहाँ पे विरक्ति आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्यों में अशुद्ध अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए, कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया है, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है या कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों, देखिए समय का सदुपयोग दिया है, समय के सदुपयोग द्वारा, तो यहाँ पे का नहीं के आना चाहिए। तो ये आपका त्रुटि वाला विकल्प है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो देखिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं। तो देखिए जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होता है इसे कहा जाता है क्या, छंद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। अंशु है माला जिसकी, तो इसे संबोधित किया जाता है किससे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए सूर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शत्रु।
उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन। आप यहाँ से आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो एंड तक आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट में बने रहें। देखिए, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछौड़ा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये बताना है। तो कुमाऊं का कौन सा स्थान है जो कि रंग वाली पिछौड़ा के लिए प्रसिद्ध है? ये जो आपका स्थान है ये है अल्मोड़ा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मांगलिक कार्यों के दौरान सुहागन जो स्त्रियां होती हैं, तो इनके द्वारा ओढ़ी जाने वाली रंग वाली पिछौड़ा के लिए अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये दिया जाता है किसको? कोच को दिया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी खेल के कोच को दिया जाता है। खेल से संबंधित जो कोच होते हैं इन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के ये जिले हैं 4 जिले जो कि किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं? टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, अल्मोड़ा हो गया और बागेश्वर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो देखिए, टिहरी को अपनी राजधानी बनाई सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी नगर में स्थापित की तथा इसके पश्चात इनके उत्तराधिकारी जो थे प्रताप शाह, कीर्ति शाह तथा नरेंद्र शाह, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर? प्रताप शाह ने प्रतापनगर, कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर और नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौफुला है। तो चौफुला क्या है? चौफुला एक नृत्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चौफुला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला एक श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। और इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को क्या कहा जाता है? चौफुला कहा जाता है। जबकि स्त्री जो नर्तकियां होती हैं इनको कहा जाता है क्या? चौफुलो। चौफुलो इनको कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है इसमें से राजापुर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजापुर है, राजपुर है। और यहाँ 318.5 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? तो देखिए, उत्तराखंड की जो मिट्टी है इसमें चूना और फास्फोरस दोनों तत्वों की कमी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड की जो मिट्टी है इसमें चूना और फास्फोरस की कमी है, लेकिन जो जीवांश होता है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जीवांश की इसमें अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। सूची फर्स्ट में आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे और सूची सेकंड में जनपद। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद से संबंधित है ये बताना है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये नैनीताल में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है आपके कहाँ पर? चमोली जनपद में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है देहरादून में, जबकि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे भी सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो सूची फर्स्ट में आपको वन्यजीव विहार हैं दिए गए हैं और सूची सेकंड में जनपद दिए गए हैं। तो कौन सा वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है ये बताना है। केदारनाथ वन्यजीव विहार ये किस जनपद में स्थित है? जल्दी से बताएं। केदारनाथ वन्यजीव विहार है आपके कहाँ पर? चमोली में। अस्कोट वन्यजीव विहार की बात करें तो ये स्थित है आपके पिथौरागढ़ में। सोना नदी वन्यजीव विहार ये स्थित है आपके पौड़ी गढ़वाल में, जबकि बिनसर जो है ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भागीरथी जो नदी है इसको गंगा के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है कहाँ पर? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में दोनों नदियों के मिलकर, दोनों नदियों के मिलने से जब यहाँ पे देवप्रयाग में संगम होता है तो यहाँ से आगे ये दोनों नदियाँ गंगा के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध है आपके इनमें से भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। और इस बांध की ऊंचाई कितनी है आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? देखिए भाई बहन का ताल भी कहा जाता है किसको? ये ताल है मासड़ ताल, जिसे भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए मासड़ ताल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और इसी ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी है इनमें से मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से होते हुए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है और केदारखंड पुराण में इसका विवरण प्राप्त है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो ये ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की सबसे गहरी झील है आपकी कौन सी झील? नौकुचिया ताल झील। इसकी गहराई कितनी है आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तो देखिए यहाँ पे इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? मोहना अल्मोड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये रानीबाग नैनीताल में है, ये भी करेक्ट है आपका। डील रायपुर देहरादून में है, ये भी सही है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक कोटद्वार पौड़ी में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई? देखिए देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम जो है इसकी स्थापना की गई ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना ज्योतिराम कांडपाल ने की थी वर्ष 1931 ईस्वी में। और ज्योतिराम कांडपाल महात्मा गांधी के सत्याग्रही थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? देखिए उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है इनमें से टिहरी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में कौन सा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? तो देखिए भारत में कौन सा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और यह राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल जनपद में स्थित है उत्तराखंड राज्य के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है? तो देखिए भारतीय सुदूर संवेदन जो संस्थान है आपका ये स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वाल, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो आप सभी को पता है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका वानस्पतिक नाम पूछा जाए तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वानस्पतिक नाम है, ये ध्यान रखेंगे। और यह विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है जिसे मैदान में नहीं उगाया जा सकता है। और बुरांस के फूलों का जो रस होता है ये हृदय रोग के लिए यानी हार्ट डिजीज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, हार्ट डिजीज को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना वर्ष 1901 में हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना तारा दत्त कैरोला, विशंबर दत्त चंदोला तथा चंद्र मोहन रतूड़ी ने की। और इस सभा का उद्देश्य क्या था? जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना और कुप्रथाओं को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखें, 1857
के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का जो श्रेय है ये दिया जाता है हेनरी रैमजे को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हेनरी रैमजे भारतीय सेना के एक ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने लंबे समय तक कुमाऊं तथा गढ़वाल जिलों के कमिश्नर के रूप में कार्य किया, इसलिए इन्हें कुमाऊं का राजा भी कहा जाता है। और इन्होंने नैनीताल को एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं को कब कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया? देखिए कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया 1839 को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राज्य को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो देखिए किस भारतीय को, ये भारतीय कौन है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए पंडित नैन सिंह रावत। पंडित नैन सिंह रावत को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और ये राज्य के पहले सर्वेयर थे पंडित नैन सिंह रावत, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है? तो देखिए ये राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। केरल भारत का पहला राज्य है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसे कहा जाता है यूरेटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका। कुछ बच्चे शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस दोनों में कंफ्यूजन करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि आपका कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक 11 नवंबर को मनाया जाता है और ये दिवस जो है ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा इस क्वेश्चन में। आपका यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा गया है। अगर आपसे शिक्षक दिवस पूछा जाता तो आपका आंसर कुछ और ही होता, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो देखिए लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु होती है ये आयु होती है आपकी 25 वर्ष। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा संसद का सदन है और राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होने की जो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष जबकि लोकसभा में कितने वर्ष होती है? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें, तो 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। आप सभी लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोगों से इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डेली ये क्लास आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप सभी लोग अपने सक्सेस को जल्दी से अचीव कर लें। तो आप सभी लोग इन प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व कीजिए। अभी तक आपको 11 प्रैक्टिस सेट पहले से ही प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आज ये 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो 12 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इनका लाभ जरूर उठाएं। साथ ही साथ आपको अल्टरनेट डेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, उसे भी आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो देखिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया ये बताना है। तो ये मनाया गया किसके द्वारा?
मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ये ध्यान रखेंगे, किसके नेतृत्व में, पता रहना चाहिए आपको। जिन्ना के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस द्वारा लीग ने संवैधानिक मांग को तिलांजलि दे दी थी और देखिए पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सड़कों पर विरोध का रास्ता अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था। तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के जो आसपास का क्षेत्र था, इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था सूरसेन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। सूरसेन जनपद की राजधानी कहाँ पर थी, मथुरा में। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। तो देखिए किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है, ये बताना है। तो देखिए मदनाष्टक के लिए जाना जाता है रहीम को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मदनाष्टक नामक जो काव्य है इसके लेखक थे रहीम और यह संस्कृत एवं खड़ी बोली की मिश्रित शैली है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए किस शैली का है तो संस्कृत और खड़ी बोली, संस्कृत और खड़ी बोली का ये मिश्रित शैली है। इस दोनों की मिश्रित शैली है मदनाष्टक, ये ध्यान रखना है। और यह कृष्ण लीलाओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौरा चौरी घटना कब हुई थी। तो देखिए चौरी चौरा घटना की बात करें तो ये कब हुई थी, ये हुई थी आपके 4 फरवरी 1922 को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौरा चौरी घटना जो है 4 फरवरी 1922 को हुई थी और इस दिन गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण युद्ध जो क्रुद्ध भीड़ है, भीड़ जो है काफी गुस्साई भीड़ थी यहाँ पे, तो भीड़ ने थाने में क्या कर दी थी, आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इस घटना के बाद 12 फरवरी को महात्मा गांधी जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। तो देखिए कैबिनेट स्तर का कौन होता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विपक्ष का नेता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है ये कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान माना जाता है तथा मंत्री का दर्जा प्राप्त किए होता है और मूल संविधान में नेता प्रतिपक्ष का कोई प्रावधान नहीं था। यह पद वर्ष 1977 ईस्वी में संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो देखिए अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार बताने हैं इनमें से कौन थे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। तो देखिए पीला केक भी कहा जाता है किस खनिज को, ये खनिज है आपका यूरेनियम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजा
राम मोहन राय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इसमें भारतीय विषयों के साथ साथ पाश्चात्य विषयों तथा भौतिक से संबंधित पाठों को भी क्या कर दिया गया था, शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो देखिए सिलोन कहा जाता था पहले किस देश को? श्रीलंका को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था और यह भारत के दक्षिण में स्थित है और इसकी राजधानी कहाँ पर है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे में इसकी राजधानी है और इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जा सकता है, पुराना नाम बताएं श्रीलंका का, तो आपको सिलोन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1869 ईस्वी में डैश नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर से कम हो गई। तो देखिए 1869 ईस्वी में डैश नहर, कौन सा ये नहर थी, कौन सी ये नहर थी, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। ये नहर कौन सी थी? स्वेज नहर थी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई और इस नहर के निर्माण के पूर्व भारतीय जलयान जो थे, भारतीय जलयान को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन इसके बाद 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी स्वेज नहर के निर्माण के बाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए विक्रम साराभाई ने एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना भी की थी और उनके जन्म की बात करें तो वर्ष 1919 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और मृत्यु कब हुई? वर्ष 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इस पुस्तक के लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है? तो देखिए फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक बताना है कितना होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और फ़ारेनहाइट पैमाना प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी डैनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जो कि बागान फसल नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मोटे अनाज। मोटे अनाज जो है ये आपके बागान फसल नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉफी, चाय और काजू ये बागानी फसलें हैं, जबकि मोटे अनाज जो हैं ये कौन कौन से होते हैं? मोटे अनाज में ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, ये सभी फसलें आती है, तो ये बागानी फसलें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए तूर जो दाल है इसको अन्य नाम से, किस नाम से? अरहर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है और ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है अरहर की दाल यानी तूर की दाल। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें साइंस के भी आपको दिख रहे होंगे, आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें ऐड हो चुके हैं। तो मैं बता देती हूँ आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो देखिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 ये संबंधित है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद
6 कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार प्रदान करता है और इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी वर्ष 1948 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 1992 में, 1992 में ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद लगाया जाता है। तो कौन सा ये मेला है? ये है नौचंदी मेला। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में, उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ पर? मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो है ये किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो देखिए, भारतीय संविधान की डैश कौन सी अनुसूची? ये अनुसूची है आपकी 8वीं अनुसूची जो कि भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूची प्रदान करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अनुसूची पे कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स ये स्थित है कहाँ पर? सेलाकुई में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स सेलाकुई में स्थित है। सेलाकुई देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्ष 2003 में इसे स्थापित किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुगंधित तेलों में उत्तराखंड की पहचान स्थापित करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो देखिए, भारत में मौद्रिक नीति का घटक कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में सार्वजनिक ऋण मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंधन को मौद्रिक नीति कहा जाता है। किसे कहते हैं मौद्रिक नीति? ये भी पता रहना चाहिए आपको। और यह मुद्रा एवं शाख की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश का दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। राष्ट्रपति हमारे देश के दोनों सदनों, कौन कौन से दोनों सदन? एक तो हो गया आपका लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। तो दोनों सदनों का राष्ट्रपति हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का क्या होता है? सदस्य नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो देखिए, आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर लगाएं। और सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है तो जल्दी से मिलकर आप सभी लोग सेशन को भी शेयर कर दीजिए। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। और अब तक यह घोषणा कितने बार की गई है? 3 बार अब तक ये घोषणा की जा चुकी है। किस वर्ष की गई? आप वर्ष कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किया था किसने?
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए वर्ष 1928 ईस्वी में गुजरात में स्थित बारडोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में यह आंदोलन किया था। कौन सा? बारडोली सत्याग्रह आंदोलन। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आसन बैराज विहार का संबंध है। तो आसन बैराज विहार इसका संबंध है चिड़िया से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और आसन बैराज विहार एक पक्षी अभयारण्य है जो कि उत्तराखंड राज्य के कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में? देहरादून में, देहरादून जनपद में यह बैराज स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ क्षेत्र कौन सा है? ये है आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पश्चिमी घाट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। और यह श्रेणी उत्तर की तापी नदी घाटी से लेकर, ध्यान दीजिएगा उत्तर में यह क्षेत्र जो है, यह श्रेणी पश्चिमी घाट जो श्रेणी है ये उत्तर में तापी नदी घाटी से लेकर और दक्षिण में ये कन्याकुमारी तक फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में तो ये तापी नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कहाँ पर? कन्याकुमारी तक फैली हुई है। और इसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिए अगर ध्यान रख सकते हैं। इसको सहाद्री भी कहा जाता है। इसको सहाद्री भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सहाद्री कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच जो अंतिम रेखा होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी मैग्नेटोपॉस। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा मैग्नेटोपॉस कहलाती है। और मैग्नेटोपॉस का स्थान गतिशील ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव और सौर हवा के गतिशील दबाव के बीच संतुलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो देखिए थाइमस ग्रंथि द्वारा जो निर्मित हार्मोन है इसका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? थाइमोसिन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? तो देखिए सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AB पॉजिटिव जो है, AB पॉजिटिव ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और AB ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं इनकी रेड ब्लड सेल्स की सतह पर दोनों A और B प्रतिजन पाए जाते हैं। इसलिए AB समूह वाला व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त जो है ये प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि पश्य दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोल आकार प्राप्त कर लेता है? तो किसके कारण ये करता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CAD का संक्षिप्त नाम क्या है? CAD का संक्षिप्त यानी कि यहाँ पे असंक्षिप्त नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है CAD का। तो क्या हो जाएगा CAD का फुल फॉर्म? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। CAD का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और यह कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। CAD जो है यह है क्या है? यह एक कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा किसी वस्तु, संस्थान या निगम की सुविधा अनुसार
एक नक्शा प्रणाली बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो देखिए, कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कब? वर्ष 1916 ईस्वी में। तो किस समस्याओं के समाधान के लिए? वन समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1916 ईस्वी में कुमाऊं संघ की स्थापना वनों के संबंध में सरकारी नीति के विरोध तथा जबरन श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को अभी भी आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, जल्दी से मिलकर शेयर कर दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है और आप सभी को अल्टरनेट डेज पर ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है और एक दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है क्या? NaCl। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना होती है, इसमें सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? ये गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? तो देखिए, सर हम्फ्री डेवी ने आविष्कार किया था किसका? सेफ्टी लैंप का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक राशि, कौन सी पुस्तक राशि ऐसी है जो कि शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक राशि है आपकी एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो कि शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो देखिए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब किया गया? 4 नवंबर 2008 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में COD को BNCD के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बिल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा AHKK। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए गरावी ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है, उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है? तो देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राघवी ने क्या कहा? मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है, उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है, ये बताना है। तो संबंध हो जाएगा यहाँ पे पिता। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे प्रश्न वाचक जो चिन्ह लगा रखा है आपका, क्वेश्चन मार्क जो लगा रखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी क्यू आ जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आरेख परिवार पिता तथा माता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, और लास्ट क्वेश्चन भी है आज के सेशन का, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह कौन लेगा? 4 ले लेगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।